मुझे क्या पता, हो सकता है वो लड़की मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। यदि ऐसा नहीं है तो शायद उसने मुझे कोई और समझ लिया होगा। वैसे भी वो नशे में धुत थी। जहां तक की बात है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, विपिन ने बिना किसी भाव के कहा। वाह छोरे, तू कमाल कर रहा है। एक लड़की जिसका रेप हुआ है वो तेरे पे झूठा इल्जाम लगाएगी? कमिश्नर ने गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारा। यहां कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा है जो हम तुझसे मजाक करेंगे? आह छोरे, मैंने जितना सोचा तू उससे भी ज्यादा बेशर्म निकला। चल और बता, तुझे क्या कहना है? मैं भी तो देखूं तू और क्या झूठ बोलेगा। मैं अपने वकील को बुला सकता हूं, है ना? अगर नहीं तो कम से कम एक फोन कॉल कर सकता हूं, विपिन ने कहा। किसे फोन लगाएगा? कमिश्नर ने ठंडे स्वर में पूछा। एक दोस्त। वीरेन, इस छोरे का फोन लेकर आना, कमिश्नर ने अपने बगल में खड़े एक पुलिस वाले से कहा। वह पुलिस वाला तुरंत उठकर चला गया और थोड़ी देर में विपिन का फोन लेकर लौट आया। धन्यवाद। विपिन ने अपना फोन ऑन किया और प्रभास का नंबर डायल किया। हे विपिन, क्या बात है? फोन के दूसरे छोर से प्रभास की आवाज सुनाई दी। बिग ब्रो प्रभास, मैं पुलिस स्टेशन में हूं। क्या? प्रभास अपनी सीट से कूद पड़ा। क्यों, क्या हुआ? इनका कहना है कि मैंने किसी के साथ बलात्कार किया है। बलात्कार? ये कोई मजाक है? उन्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। विपिन, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। कॉल कट करने के बाद विपिन ने फोन को मेज पर रख दिया। हाँ छोरे, हो गई बात। अब बता, तू अपराध कबूल करेगा या नहीं, या अभी और कुछ कहना बाकी है? कमिश्नर ने घूरते हुए कहा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं भला क्यों कबूल करूंगा? विपिन ने ठंडे स्वर में कहा। तू? कमिश्नर गुस्से में लाल हो गया। उसकी क्रूर आंखें विपिन को घूर रही थीं। तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने उसे देखा और उसके हाव भाव बदल गए। ये तो एसीपी है। उसने फोन उठाया और इंटेरोगेशन रूम से बाहर निकल गया। विपिन की सुनने की शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थीं। वो कमिश्नर की बातें सुन पा रहा था। हेलो एसीपी सर, वह बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात कर रहा था। मामला कैसा चल रहा है रविंद्र? क्या उसने कबूल कर लिया है? कॉल के दूसरे छोर से आवाज नीची और कर्कश थी। उसने नहीं किया। वो एक जिद्दी लड़का है। चाहे मैं कोई भी पैंतरा आजमा रहा हूं, वो कबूल नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे उसे थोड़ा ज्यादा परेशान करना पड़ेगा, नहीं तो हम सारा दिन यहां बैठे रहेंगे। मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जल्द से जल्द उससे कबूल कराओ। और हां, चिंता मत करना, तुम्हें भी इनाम मिलेगा। बॉस राघव ने कहा है कि वो हमें 50 लाख रुपए जल्द से जल्द भिजवा देंगे। जब मामला सुलझ जाए तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। हाँ सर, आप चिंता मत करो। ये पहली बार नहीं है जब मैं ऐसा कर रहा हूं। वो सिर्फ एक गांव का गरीब लड़का है। कमिश्नर रविंद्र ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। तो ठीक है, मैं इस काम को तुम्हारे ऊपर भरोसे के साथ छोड़ रहा हूं। ये जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। हाँ, ओके सर। रविंद्र ने कॉल कट की और वापस इंटरोगेशन रूम में आ गया। एसीपी सर ने क्या कहा रविंद्र सर? एक पुलिस वाले ने पूछा। उनका कहना है कि वो इस मामले को लेकर बहुत चिंता में है। हमें जल्द से जल्द इस छोरे की पूछताछ खत्म करनी पड़ेगी, कमिश्नर ने कर्कश आवाज में जवाब दिया। फिर वह अपनी सीट पर वापस आ गया। छोरे, मैं तुझसे आखिरी बार पूछूंगा, तू अपना जुर्म कबूल करेगा या नहीं? विपिन की ओर देखते हुए रविंद्र ने सवाल किया। विपिन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वह कमिश्नर रविंद्र को देख मुस्कुराने लगा। फिर वह रविंद्र के कान के पास झुककर फुसफुसाया। कमिश्नर साहब, रिश्वत लेना पाप है। मैंने आपकी सारी बातें सुनी। रविंद्र की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा डरावना था और उसकी दोनों आंखें विपिन पर टिकी हुई थीं, जैसे उसके माथे पर सींग उगाए हों। उसकी भावनाएं उथल पुथल में थीं और उसकी पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। ऐसा नहीं हो सकता। यह इंटरोगेशन रूम साउंड प्रूफ है और मैंने तो बहुत धीमी आवाज में बात की थी। फिर इसने कैसे मेरी बात सुन ली? नहीं, ये छोरा मुझे पागल बना रहा है। लेकिन ये मुझे पागल क्यों बनाएगा जब तक वो सच में कुछ नहीं जानता? क्या हुआ सर? एक पुलिस वाले ने उसके बदले हुए भाव को देखा और चिंता से पूछा। कुछ नहीं, तू जा और कैमरा बंद करके आ, रविंद्र ने सख्ती से कहा। बाकी पुलिस वाले भी आश्चर्यचकित थे, लेकिन फिर वे समझ गए कि कमिश्नर क्या करना चाहता है। कमिश्नर सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। जबरन जुर्म कबूल कराना कानून के खिलाफ है। प्रिया चिंतित नजर आ रही थी। बाहर निकलो, कमिश्नर रविंद्र ने गरजते हुए कहा। चलो मैम, सर अच्छे से जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेबल ने कहा। बाहर निकलो अभी, कमिश्नर ने फिर से गर्जना की। प्रिया थोड़ा हिचकिचाई, फिर मुड़ गई और कमरे से बाहर निकल गई। धड़ाक
दरवाजा जोर से बंद हो गया। इंटेरोगेशन रूम में अब बस 2 आदमी बचे थे। रविंद्र का चेहरा मंद पीली रोशनी में भयावह और दुष्ट लग रहा था। अब उसका चेहरा किसी कमिश्नर की तरह नहीं बल्कि एक अपराधी की तरह ज्यादा लग रहा था। छोरे, तू मुझे पागल बनाने की हिम्मत कर रहा है? रविंद्र ने नुकीले दांतों को पीसते हुए कहा। आपको पागल बना रहा हूं? विपिन मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मैंने आपकी हर एक बात सुनी है। आप एक रिश्वतखोर कमिश्नर हैं जो पैसों के लिए अपना ईमान तक बेच सकता है। आप कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आप जैसे ऑफिसर तो पुलिस में रहने लायक ही नहीं हैं। फिर विपिन मजाक में हंसा। कमिश्नर रविंद्र कांप गया और उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। इम्पॉसिबल, यह इंटरोगेशन रूम साउंड प्रूफ है। तूने कुछ नहीं सुना? अच्छा, विपिन ने आराम से कहा। 50 लाख कोई छोटी रकम नहीं है कमिश्नर साहब। तुझे कैसे पता चला? कमिश्नर रविंद्र के चेहरे का रंग बदल गया। मैंने पहले भी कहा था कि मैंने सब कुछ सुना। विपिन मुस्कुराया। क्या है ना, मेरे कान असामान्य रूप से सेंसिटिव हैं। कमिश्नर रविंद्र के चेहरे का रंग कई बार बदला। पहले वह घबरा गया, फिर उसका चेहरा उग्र हो गया। तुझे सब कुछ पता चल गया तो क्या? तेरे पे विश्वास कौन करेगा? क्या तुझे लगता है कि कोई एक बलात्कारी की बात सुनेगा? कमिश्नर ने विपिन के करीब आकर उसके कान में धीरे से कहा। कमिश्नर साहब, आप सच को हमेशा के लिए छिपा नहीं सकते। आपको जल्द ही अपने कामों का अंजाम भुगतना पड़ेगा। विपिन ने ठंडे स्वर में कहा। छोरे, मुझे लगता है कि तूने जीने की इच्छा छोड़ दी है, कमिश्नर ने गरजते हुए कहा। एक पल में उसका चेहरा बदहवास हो गया। वह विपिन के बाल पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी विपिन ने चकमा देकर उसकी छाती में सिर मारा। सिर लगने के कारण कमिश्नर पीछे की ओर लड़खड़ाया और दीवार से टकराया। छोरे, तेरी ये मजाल जो तूने मुझे मारने की कोशिश की। कमिश्नर ने अपनी छाती को सहलाया। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया। उसकी आंखें छोटी होकर किसी जहरीले सांप की तरह हो गईं, जो खतरे में पड़कर डसने को तैयार खड़ा हो। उसने अपनी कलाई चटकाई, फिर अचानक आगे बढ़ा और विपिन के चेहरे पर मुक्का मारा। विपिन ने खुद को नीचे किया और मुक्का लगने से बच गया। इसके बाद उसने कमिश्नर को किसी बछड़े की तरह लात मारी। लात लगने से कमिश्नर टेबल में जाकर लगा। उसका माथा टेबल के एक कोने से टकराया, जिससे माथे से खून बहने लगा। कमीने, मैं तुझे मार दूंगा। कमिश्नर कराहते हुए उठा और माथे को छुआ। अपने हाथ पर खून लगा देख वह पागलपन की कगार पर आ गया था। वह जोर जोर से चिल्लाया और उसका शरीर कांप उठा। इसके बाद उसने खुद को शांत किया। फिर वह विपिन के करीब आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने धीरे से अपनी कमर पर लगी बंदूक निकाली और उसे रीलोड किया, फिर उसे टेबल पर पटक दिया। तू अब जानता है कि आगे क्या होगा। तूने मेरे से बाथरूम जाने की पूछी, इसलिए मैंने तेरी हथकड़ी खोल दी, लेकिन तूने पलटकर मेरी बंदूक छीनने की कोशिश की और इसी मुठभेड़ में एक गोली गलती से चल गई और सीधा तेरे सीने के आर पार होकर बाहर निकल जाएगी और तेरी मौके पर मौत हो जाएगी। उस स्थिति में मैं आत्मरक्षा के चलते केस से बरी हो जाऊंगा। और रही बात तेरी, अगर कोई बलात्कारी मर भी गया तो इस समाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमिश्नर कुछ देर के लिए रुका। पहली बात तो यही होगी, और दूसरी बात से तू अपना जुर्म कबूल करेगा और चुपचाप कार्यवाही में मदद करेगा। अगर तूने दूसरा विकल्प चुना तो शायद मैं तेरी सजा भी कम करा सकूं। तो जल्दी बता, तू कौन सा रास्ता चुनता है? अगर मैंने कोई भी विकल्प नहीं चुना तो क्या होगा? विपिन हंसा। कमिश्नर ने कहा, यह तो तेरे ऊपर है, तू कौन सा विकल्प चुनेगा, क्योंकि तेरे पास इन दोनों विकल्पों के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब जीना और मरना तेरे हाथ में है। मैं तुझे ध्यान से विचार करने के लिए कुछ समय देता हूं। उसके बाद कमिश्नर ने एक सिगरेट बाहर निकाली और उसे जलाया। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और धुएं के छल्ले बनाने लगा। प्रभास थापा, मोहनलाल और बाकी सभी मैट्रिक्स प्लाजा के एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे। प्रभास अपने फोन पर कॉल पर था। कुछ देर बाद उसने कॉल कट कर दी। उसका हाव भाव बदला हुआ था। क्या बात है प्रभास? मोहन और अन्य लोगों ने चिंता से पूछा। प्रभास की भौहें सिकुड़ गईं और उसने उदास होकर बात की। कुछ भी अच्छा नहीं है। इसके पीछे जो भी आदमी है वह काफी शक्तिशाली है और उसने बहुत पहले ही इसकी योजना बना ली थी। वह विपिन को लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे चाहता है। चाहे उसकी योजना कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसमें कुछ तो कमी होगी, मोहन ने कहा। यह तो है, लेकिन उसके साथ कुछ पुलिस वाले भी मिले हुए हैं। मैंने सुना है कि एसीपी भी इसमें शामिल हैं और वह कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द विपिन को अंदर कर दिया जाए, प्रभास ने समझाया। लोकेश सोनवाल, मुझे पता था कि वह आदमी कुछ सही नहीं है, शंकर ने गुस्से में कहा। अगर इस आदमी का हाथ मामले में है तो किसी भी संदिग्ध मामले का परिणाम बदल सकता है। उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं।
जहां तक मैं अंदाजा लगा सकता हूं तो वह राघव बत्रा हो सकता है। वह लंबे समय से मिस आहाना के पीछे पड़ा हुआ था और आजकल विपिन आहाना के बहुत करीब है, मोहनलाल ने कहा। हाँ, ऐसा हो भी सकता है कि इन सब के पीछे राघव बत्रा ही हो, प्रभास ने कहा। राघव बत्रा भी प्रॉपर्टी बिजनेस में था, लेकिन उसके तरीके पूरी तरह से अलग थे। वह पहले एक गैंगस्टर था जो पूरे नूह जिले में मशहूर था। प्रभास भी इसी बिजनेस में था, इसलिए वह यह सब जानता था। क्या हमें आहाना को इस बारे में बताना चाहिए? मोहन ने झिझकते हुए पूछा। कोई जरूरत नहीं है, प्रभास ने अपना सिर हिलाया। अगर उसे पता लगा कि विपिन उसकी वजह से जेल में है तो उसे बहुत बुरा लगेगा। हम समस्या को हल करने के बाद उसे बता सकते हैं। तो फिर हम क्या करें? इसमें एसीपी लोकेश का हाथ होने से हम उसकी जमानत भी नहीं करा सकते। हमें विपिन की बेगुनाही साबित करने का कोई तरीका खोजने की जरूरत है, शंकर ने कहा। हम कैसे उसकी बेगुनाही का सबूत देंगे? मोहन ने पूछा। उनके पास विपिन के खिलाफ सभी सबूत हैं। इसका बस एक ही रास्ता है कि हम जल्द से जल्द उस पीड़ित लड़की को ढूंढें जिसे शायद राघव ने झूठी गवाही देने के लिए धमकाया हो। हम उसे ढूंढकर आरोप वापस लेने के लिए कह सकते हैं, तभी हम विपिन की बेगुनाही का सबूत दे सकते हैं, प्रभास ने कहा। यह सब तो ठीक है, लेकिन हम उस लड़की को कैसे ढूंढेंगे? हमारे पास तो उसकी कोई तस्वीर भी नहीं है, मोहन ने पूछा। हाँ, यह इतना भी आसान नहीं होगा। मेरी कोई क्रिमिनल डिपार्टमेंट में जान पहचान भी नहीं है और मेरे कॉन्टैक्ट्स को पता लगाने में टाइम लगेगा, प्रभास ने कहा। टाइम? हमारे पास टाइम नहीं है। अब जब विपिन उनके हाथों में है तो वे उसे गवाही देने के लिए मजबूर करेंगे ताकि उसे तुरंत सजा दी जा सके। अगर ऐसा चलता रहा तो चीजें अच्छी नहीं लग रही हैं, मोहन ने चिंता से कहा। सबने मजबूरी में आह भरी। अचानक सोहम का फोन बजने लगा। उसने फोन निकाला और कहा, यह डीसी मिथिलेश है। हर कोई हैरान था, फिर उनके चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। प्रभास ने अपनी जांघ पर हाथ मारा और चिल्लाया, हमारा सवियर आ गया, जल्दी करो, फोन उठाओ। सोहम ने जल्दबाजी में कॉल का जवाब दिया। हेलो, डीसी मिथिलेश। तेज, अब डीसी मत बोलो, डीआईजी बोलो। मेरा कल ही प्रमोशन हुआ है, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। तुम और ग्रेट डॉक्टर विपिन आज रात डिनर पार्टी में आ रहे हो। फिर मैं उन्हें अच्छे से शुक्रिया भी बोल सकता हूं। कॉल के दूसरी साइड से डीआईजी मिथिलेश की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। पता है, पिछले कुछ दिनों में रौनक की रिकवरी तेजी से हुई है। यहां तक डॉक्टर ओम का भी कहना है कि यह कोई चमत्कार है। यह सब दिव्य डॉक्टर विपिन की अद्भुत मेडिकल स्किल्स के कारण हुआ है। मुझे पर्सनली उन्हें थैंक यू बोलना है। सोहम ने कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है विपिन अभी बड़ी मुसीबत में है। क्या हुआ? डीआईजी मिथिलेश ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। किसी ने उसे बलात्कार के केस में फंसाया है। क्या? डीआईजी मिथिलेश की आवाज गंभीर हो गई। क्या हो रहा है तेज? यह सब राघव बत्रा ने किया है। वह विपिन से नफरत करता है। उसी ने उसे झूठे केस में फंसाया। पुलिस में उसके कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, यहां तक कि एसीपी लोकेश सोनवाल भी उसके लिए काम करता है। क्या कहा? एसीपी लोकेश, वह भी इसमें शामिल है? हाँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि अगर ज्यादा देर हुई तो विपिन को कुछ भी हो सकता है। तेज, मुझे ग्रेट डॉक्टर विपिन के चरित्र पर भरोसा है, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि उन्हें फंसाया गया है? डीआईजी मिथिलेश ने सोचा। मुझे 100% यकीन है, उसे निश्चित रूप से फंसाया गया है, सोहम ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा। ठीक है, मैं देखता हूं इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। मुझे लगता है कि इस एसीपी लोकेश के ज्यादा पंख निकल आए हैं, जो कानून के साथ खिलवाड़ कर निर्दोष लोगों को फंसा रहा है। शायद उसे लगने लगा है कि वह कानून से भी ऊपर है और जो कुछ भी करने के लाए आजाद है। डीआईजी मिथिलेश की आवाज में गुस्सा साफ सुनाई पड़ रहा था। तेज, मैं अभी आता हूं, तुम लोग मुझे पुलिस स्टेशन में मिलना। मैं भी देखूंगा ग्रेट डॉक्टर विपिन को कौन नहीं छोड़ता है। ठीक है, सोहम ने भावनात्मक रूप से कहा। मैं, प्रभास और बाकी लोग वहां जल्द ही पहुंच जाएंगे। इसके बाद उसने कॉल कट कर दी। डीसी मिथिलेश अब डीआईजी बन चुके हैं। हमारी सारी परेशानियों का अब समाधान हो जाएगा। प्रभास और अन्य लोगों ने यह सुनकर राहत की सांस ली। अब जब सब तैयार हैं तो चलो चलकर विपिन को लाते हैं। वे सभी लोग बिल्डिंग से ऐसे निकले जैसे उसमें आग लगी हो। वे अपनी कारों पर चढ़ गए और पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ गए। नूह जिला पुलिस हेडक्वार्टर। एसीपी ऑफिस में पुलिस की वर्दी पहने लगभग 60 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति खिड़की के बगल में अपनी कुर्सी पर बैठा था। वह छोटा और थोड़ा मोटा था और अपनी कुर्सी पर झुककर बैठा हुआ था। उसके मुंह में सिगरेट और चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अचानक उसकी टेबल पर रखा फोन बजने लगा। उसने अपनी सिगरेट का एक लंबा कश लिया, फिर फोन उठाया।
उसके गोल बूढ़े चेहरे पर खुशी का आभास था। हे बॉस राघव, सब कुछ कैसा चल रहा है? एसीपी लोकेश। कॉल के दूसरे छोर पर राघव की आवाज थी। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक चल रहा है। वह सिर्फ गांव का एक बच्चा है ना? उसे कबूल कराने में भला कितना वक्त लगेगा? एक बार जब वह ऐसा कर लेता है और सजा पारित हो जाती है तो उसका अंत हो जाएगा। एसीपी लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनकर अच्छा लगा, शुक्रिया एसीपी। मैं जल्द ही 50 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगा। ठीक है, आपके साथ काम करके अच्छा लगा बॉस राघव। 50 लाख रुपए का नाम सुनकर उसका मूड और भी ज्यादा रिलैक्स हो गया था। इसके बाद राघव ने फोन काट दिया। 50 लाख रुपए में से कुछ 1-2 लाख रुपए कमिश्नर को देकर एसीपी के पास काफी पैसा बचता। उसकी कुछ ही सालों बाद रिटायरमेंट थी, तो उसका प्रमोशन तो नहीं होने वाला था। इसलिए उसने रिटायरमेंट से पहले कुछ अच्छा पैसा बनाने की कोशिश की, ताकि रिटायरमेंट के बाद वह आराम से जिंदगी गुजार सके। वह जोर से हंसा। फिर उसने कमिश्नर रविंद्र का नंबर डायल करने के लिए अपना फोन उठाया। इंट्रोगेशन रूम सिगरेट के धुएं से भरा हुआ था। अचानक कमिश्नर का फोन बजने से सन्नाटा छा गया। कमिश्नर ने अपने मुंह से सिगरेट निकाली और फोन उठाया। वहां सब कुछ कैसा है कमिश्नर? क्या बच्चे ने जुर्म कबूल कर लिया है? दूसरे छोर से एसीपी लोकेश ने पूछा। कमिश्नर की भौहें सिकुड़ गई और उसने नीची आवाज में कहा, एक समस्या है एसीपी सर। कैसी समस्या? एसीपी अचानक चिंतित हो गया। मुझे नहीं पता कि इस बच्चे को हमारे सौदे के बारे में कैसे पता चला, लेकिन वह 50 लाख रुपए के बारे में जानता है। क्या? एसीपी का चेहरा पीला पड़ गया। वह अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। उसे कैसे पता चला? मुझे नहीं पता कि वह कैसे जानता है। हो सकता है कि उसके कान बहुत संवेदनशील हों और उसने हमारी सारी बातचीत सुनी हो। आह लोकेश, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? एसीपी ने हताशा में बात की। चिंता मत करो एसीपी सर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भले ही वह जानता हो। अगर वह एक बार अपराध कबूल कर लेता है तो वह एक बलात्कारी होगा और कोई भी उस पर विश्वास नहीं करेगा। अगर वह कबूल नहीं करता है तो मैं उसके सिर में गोली मार दूंगा। जल्दबाजी मत करो लोकेश। एसीपी सर, आप चिंता मत करें। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी सबूत ना बचे। वह सिर्फ गांव का एक बच्चा है। अगर वह मर जाता है तो कौन परवाह करेगा? मुझे लगता है कि अगर यह मर गया तो बॉस राघव और भी ज्यादा खुश होंगे। कमिश्नर लोकेश ने विपिन की ओर कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। ठीक है, जितना हो सके उतना सावधान रहना। इसके बाद कमिश्नर ने कॉल कट कर दी। उसने फोन को मेज पर फेंक दिया, फिर अपना सिर झुकाकर सख्त लहजे में कहा, छोरे, वक्त का कांटा खत्म हुआ। अब जल्दी से बता, तूने कौन सा विकल्प चुना है? इसके बाद उसने अपनी सांस रोकी, फिर कुछ बार मेज पर अपना सिर मारा, जिससे उसका चेहरा सूज गया। फिर उसने खुद के चेहरे पर कई बार घूंसे मारे। उसने मुंह से खून का झाग थूक दिया। वह खड़ा हुआ और मेज पर रखी बंदूक उठाई। उसका चेहरा एक भूखे भेड़िए की तरह जंगली था। छोरे, अब यह तेरे ऊपर है कि तुझे मरना है या जिंदा रहना है। हेडक्वार्टर एसीपी ऑफिस में एसीपी ने फोन को अपनी टेबल पर रख दिया और अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ वहां बैठ गया। घटना में आए इस मोड़ से एसीपी लोकेश असहज महसूस कर रहा था। चीजें ठीक होनी चाहिए। वह सिर्फ गांव का एक गरीब लड़का है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। उसने खुद को कुर्सी पर झुकाया और फिर राहत की सांस ली। अचानक उसकी टेबल पर रखा रिसीवर बजने लगा। उसने रिसीवर उठाया। एसीपी सर, डीआईजी मिथिलेश यहां आए हैं। रिसीवर से आवाज आई। क्या? एसीपी चिल्लाया और अचानक अपनी सीट से उछल पड़ा। वह मुड़कर खिड़की से बाहर देखने लगा। एक काली कार हेडक्वार्टर एंट्री गेट से अंदर आ रही थी। उसने रिसीवर को नीचे रख दिया। डीआईजी यहां क्यों आया है? उसका चेहरा कांप रहा था। ऑफिस से बाहर निकलने से पहले उसने अपनी यूनिफॉर्म को अच्छे से ठीक किया। तुम और तुम सब यहां आओ, जल्दी चलो और डीआईजी सर का अच्छे से स्वागत करो। वह बाहर की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। पूरे पुलिस हेडक्वार्टर में तुरंत हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर निकले और एंट्री गेट की तरफ भागते हुए एसीपी के पीछे जाने लगे। मिथिलेश जी पहले भी एक डीसी की पोस्ट पर थे, लेकिन हाल ही में डीआईजी बनने के बाद वह पूरे नूह जिले में टॉप रैंकिंग अफसर थे। इसके अलावा वह एक सच्चे और ईमानदार अफसर थे। कुछ ही देर में सभी पुलिस अधिकारी एंट्री गेट पर पहुंच गए। काली गाड़ी ठीक हेडक्वार्टर एंट्री गेट के सामने रुकी। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला और जल्दी से पीछे का दरवाजा खोला। गाड़ी से ब्लैक बिजनेस सूट पहना एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उसका चेहरा चौकोर था और उसकी मोटी भौहें तलवारों की तरह थीं। उसने एक डराने वाली आभा धारण कर रखी थी। हेलो डीआईजी सर, एसीपी ने उत्सुकता से मुस्कुराते हुए कहा। डीआईजी सर,
आपका यहां कैसे आना हुआ? क्या आपको कुछ जरूरी काम है? डीआईजी मिथिलेश ने एसीपी की ओर देखा। उनकी भौहें और ज्यादा सिकुड़ गईं और उनकी नजरें ठंडी थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और मुड़ गया। डीआईजी ने वापस अपनी गाड़ी में बैठते हुए सख्त लहजे में कहा, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। हाँ, ओके सर। एसीपी ने अपने माथे से पसीना पोंछा, फिर अपनी पुलिस कार में बैठकर स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गया। 5 मिनट बाद हेडक्वार्टर के पास वाले पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन रूम के बाहर ऑफिसर प्रिया और अन्य पुलिस अधिकारी कमिश्नर के बाहर निकलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अचानक देखा कि गलियारे के अंत से लोगों का एक बड़ा समूह उनकी तरफ आ रहा था। इस दृश्य ने उन्हें स्तब्ध कर दिया। क्या हो रहा है? ऑफिसर प्रिया की आंखें खुली हुई थीं और उसका सुंदर चेहरा सदमे से भर गया था। ओह, ये तो एसीपी सर हैं। रुको, उनके बगल में चल रहा वह दूसरा इंसान कुछ परिचित लग रहा है। OMG, ये तो डीसी मिथिलेश हैं। डीसी नहीं, अब वह एक डीआईजी रैंक पर पहुंच चुके हैं। लेकिन डीआईजी मिथिलेश यहां क्यों आए हैं? सभी पुलिस अधिकारी आश्चर्य में चिल्लाने लगे। उनमें से किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा है। एसीपी सर, आप? उनमें से एक ने आगे बढ़कर पूछा। वीरेन, मुझे जल्दी बताओ, कमिश्नर रविंद्र कहां है? क्या वह अभी भी अंदर है? एसीपी लोकेश ने जल्दबाजी में पूछा। हाँ एसीपी सर। कमिश्नर सर अभी भी अंदर हैं। वह बच्चा बहुत जिद्दी है। मुझे नहीं लगता कि उसने अभी तक कुछ कबूल किया है, वीरेन ने जवाब दिया। जल्दी करो, जल्दी करो। एसीपी और अधिक चिंतित हो गया। वह जल्दी से इंट्रोगेशन रूम की ओर बढ़ा। उसी समय सभी ने इंट्रोगेशन रूम से एक तेज धमाके की आवाज सुनी। ये गोली की आवाज थी। गोली की आवाज सुनकर एसीपी लोकेश का शरीर कांप रहा था। उसके दिमाग में एक ही विचार चल रहा था, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया है। और वह लगभग जमीन पर गिरने वाला था। जल्दी से दरवाजा खोलो। डीआईजी मिथिलेश का चेहरा पीला पड़ गया और वह बहुत घबरा गए थे। उन्होंने दरवाजे के पास खड़े 2 पुलिस कांस्टेबल पर चिल्लाया। दोनों पुलिस कांस्टेबल घबरा गए और उन्होंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। डीआईजी के साथ लोगों का समूह कमरे में घुस गया और उन्होंने जो देखा उससे वे दंग रह गए। इंटेरोगेशन रूम के कोने में एक लड़का खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी सफेद शर्ट पर खून के धब्बे थे। उसका भाव बर्फ की तरह ठंडा था। उसके हाथ में एक बंदूक थी जो एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति को निशाना बना रही थी, जो फर्श पर फैला हुआ था और घबराया हुआ लग रहा था। डीआईजी का जबड़ा लटक गया। उन्होंने सोचा था कि ग्रेट डॉक्टर विपिन को गोली मार दी गई थी, लेकिन अब सब कुछ उनके अनुमान के विपरीत था। एसीपी लोकेश भी स्तब्ध रह गया। एक अनुभवी कमिश्नर जो अनगिनत क्रूर मुजरिमों के साथ निपट चुका था, वह एक लड़के के सामने घुटने टेक कर पड़ा था। सभी पुलिसकर्मी भी बहुत हैरान थे। एक पल के लिए इंटेरोगेशन रूम एकदम शांत हो गया। इसके बाद कमिश्नर रविंद्र चिल्लाया, ऑफिसर प्रिया, वीरेन जल्दी करो, उसे गोली मार दो। उसने मेरी बंदूक छीन ली और मुझे मारने की कोशिश की। सभी पुलिस वालों ने अपनी कमर पर रखी बंदूकें लेने के लिए हाथ बढ़ाया। कोई कुछ नहीं करेगा, डीआईजी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा। कुछ पुलिसकर्मी हैरान रह गए और उन्होंने अपनी हरकत रोक दी। तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे जल्दी गोली मार दो, उसके हाथ में बंदूक है। क्या तुम लोग अंधे हो? कमिश्नर रविंद्र गुस्से में चिल्लाया। हा 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 हा। विपिन तेज तेज हंसने लगा। उसने हाथ लहराया और बंदूक को उसके माथे पर पॉइंट कर दिया। तुम लोग उसे रोक क्यों नहीं रहे हो? कमिश्नर रविंद्र हैरान था। चुप रहो, डीआईजी मिथिलेश ने चिल्लाते हुए कहा। तू कौन है जो मैंने चुप रहने के लिए कह रहा है? मैं कमिश्नर हूं और तू मैंने चुप रहने के लिए कह रहा है? कमिश्नर रविंद्र ने गुस्से में कहा। कमिश्नर पहले से ही बेहद गुस्से में था कि उसे एक बच्चे ने फर्श पर पटक दिया था। डीआईजी मिथिलेश के आदेशों ने उसे और ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, इसलिए उसने डीआईजी मिथिलेश को फटकार लगा दी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यह व्यक्ति परिचित क्यों दिख रहा है? दरवाजे पर खड़े सभी पुलिस वाले कांप रहे थे। वे केवल अपने हाथों से अपना चेहरा ढंकना चाहते थे, लेकिन वे इतना भी नहीं कर पा रहे थे। कमिश्नर सर, वह डीआईजी मिथिलेश है, वीरेन नामक पुलिस अधिकारी ने उसे नीची आवाज में याद दिलाया। डीआईजी मिथिलेश। कमिश्नर कांप उठा। उसका चेहरा चादर की तरह पीला पड़ गया। सर, आप यहां क्यों आए हैं? अगर मुझसे कुछ काम था तो मैं आपके पास आ जाता, उसने हड़बड़ी में पूछा। बहुत खूब कमिश्नर रविंद्र, डीआईजी मिथिलेश ने ठंडे लहजे में टिप्पणी की। फिर वह उत्सुक चेहरे के साथ विपिन की ओर चला गया। ग्रेट डॉक्टर विपिन, देर से आने के लिए मुझे खेद है। आपने बहुत कुछ झेला होगा। उसने विपिन के हाथों को कसकर पकड़ा और उन्हें हिलाया।
कमिश्नर रविंद्र कांप गया और उसका दिमाग सुन पड़ गया। ये क्या हो रहा है? डीआईजी सर, इस गांव के बच्चे के प्रति इतना मिलनसार क्यों है? और वह उसे ग्रेट डॉक्टर भी कह रहा है। क्या यह बच्चा सिर्फ एक गांव का गरीब नहीं है? क्या डीआईजी मिथिलेश जिले के शीर्ष लोगों में से एक नहीं है? वह इस बच्चे जैसे किसी व्यक्ति से कैसे जुड़ा होगा? उसकी आंखें चौड़ी चौड़ी खुली हुई थीं और उसके चेहरे पर पूरी तरह से भ्रम की भावना दिखाई दे रही थी। उसके सामने जो दृश्य था वह उसे बिजली के झटके की तरह लगा था। फिर वह अपने सेंस में वापस आया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे वहां से सारा खून बह निकला हो। वह समझ गया था कि उसका सारा करियर खत्म होने वाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह लड़का इतने समय तक शांत रहा। उसके डीआईजी के साथ अच्छे कनेक्शन थे। कमिश्नर को अब बहुत पछतावा हो रहा था और अपने दिल में एसीपी लोकेश और राघव बत्रा को कोसने के अलावा गालियां भी दे रहा था। ऑफिसर प्रिया और बाकी पुलिस वाले दरवाजे पर मजबूती से खड़े थे। यह कैसे हो सकता है? ऑफिसर प्रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा। उसकी गहरी काली आंखें चौड़ी चौड़ी खुली हुई थीं। क्या यह कोई घटिया लड़का नहीं है? वह कैसे डीआईजी सर को जानता है और डीआईजी सर उसे ग्रेट डॉक्टर कहकर क्यों पुकार रहे हैं? वह किस एंगल से ग्रेट डॉक्टर जैसा दिखता है? नहीं, शायद वह एक बहरूपिया आर्टिस्ट है। उसकी आंखें विपिन पर टिकी हुई थीं, जैसे कि वह उसके चेहरे पर लगा मुखौटा देखना चाहती हो। डीआईजी सर, बिग ब्रो प्रभास। विपिन ने एक एक करके मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। इस बार आपको फिर से परेशान करने के लिए माफ करना। प्रभास और बाकी सभी लोग कुछ देर पहले ही वहां पहुंचे थे। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? हम सब भाई हैं, भला हमें क्यों परेशानी होगी? प्रभास ने आगे बढ़कर विपिन के कंधे को थपथपाया। मोहन और अन्य लोग भी कमरे में घुस गए और विपिन के बगल में खड़े हो गए। छोटे भाई विपिन, क्या तुम ठीक हो? मोहन ने विपिन की शर्ट पर लगे खून के धब्बे देख चिंता करते हुए पूछा। फिर उसने सभी पुलिस वालों को देखा। क्या पुलिस इस तरह से जांच करती है? मैं इसके बारे में एक केस दर्ज करूंगा। डीआईजी का चेहरा पल भर में उदास हो गया। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार पूछताछ के दौरान कमरे में 2 पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति आवश्यक थी और एक सुरक्षा ऑफिसर रखा जाता था। जब वे आए तो इंटरोगेशन रूम में केवल कमिश्नर रविंद्र मौजूद था। उसने फिर अपना सिर ऊपर उठाया और देखा कि सीसीटीवी कैमरा भी ऑफ था। स्थिति इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती थी। जब वे अंदर आए तो उन्होंने जो दृश्य देखा उसकी व्याख्या आत्मरक्षा में अभिनय करने वाले विपिन के रूप में की जा सकती थी। आप सभी ने आज शानदार प्रदर्शन किया। मुझे गर्व है कि मेरे जिले में ऐसा विशिष्ट पुलिस बल है। डीआईजी ने व्यंग्यात्मक रूप से सभी की ओर देखा। डीआईजी की बात सुन सभी पुलिस अधिकारियों का सिर नीचे झुक गया, विशेष रूप से ऑफिसर प्रिया और उनकी टीम का, जो बिल्कुल शर्म से पानी पानी हो गए थे। कमिश्नर ने विपिन की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया, फिर एसीपी की ओर मुड़कर देखा। उसने अपने दांत कस ली। उसके चेहरे पर नफरत का भाव था। एसीपी लोकेश ने उसे इस गंदगी में घसीटा था और अब उसने सोचा कि वह सारा दोष उस पर लगाने जा रहा है। ऐसा लगता था कि कुकर्मों को छिपाने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वे पहले से ही उजागर हो चुके थे। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने अपना हाथ उठाया और एसीपी लोकेश की ओर इशारा किया। मैं सिर्फ उसकी आज्ञा का पालन कर रहा था। उसी ने भाई विपिन को फंसाने के लिए राघव बत्रा के साथ एक सौदा किया था। ये सब उसकी और राघव की चाल थी और सभी सबूत मनगढ़ंत बनाए गए थे। ये बयान सुनकर सभी हैरान रह गए, खासकर पुलिस वाले। तू कमीने, ये झूठ बोल रहा है। एसीपी घबरा गया था। हा, एसीपी सर, आप अभी भी इससे इनकार करना चाहते हैं? क्या आपने मुझे यह करने के लिए धमकी नहीं दी थी? हमारे सौदे का पता चलने के बाद आपने तो मुझे उसे मारने का आदेश भी दिया था, कमिश्नर ने दांत भींचते हुए कहा। सभी लोग एक बार फिर स्तब्ध रह गए। पुलिस अधिकारी थोड़े फीके लग रहे थे। तुम्हारी बहादुरी सराहनीय है एसीपी। डीआईजी मिथिलेश गुस्से में था। उसने सोचा कि एसीपी लोकेश चुपचाप इस बात से भी आशंकित था कि ग्रेट डॉक्टर विपिन को मार दिया गया होगा। यदि वह अपना बचाव नहीं कर पाता तो अब तक उसकी लाश उनकी आंखों के सामने होती। एसीपी कांप उठा। उसका चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया था। उसकी बकवास मत सुनो डीआईजी सर, लड़के को मारने की योजना उसी की थी। तो तुम्हारा मतलब है कि बाकी सब तुम्हारी योजना थी? डीआईजी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। एसीपी अपने ही शब्दों के जाल में फंस गया था। तुम दोनों, तुम्हें लगता है कि तुम लोग कानून से भी ऊपर हो? कोई आगे आकर इन्हें हिरासत में लो, डीआईजी ने चिल्लाते हुए कहा। कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े और उन दोनों को हथकड़ी लगा दी। एसीपी का शरीर लंगड़ा हो गया, जैसे कि उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों। वह लगभग जमीन पर गिर गया और उसकी अभिव्यक्ति खाली थी। कमिश्नर अपने आप को शांत रखने में कामयाब रहा।
उसे इस बात की तसल्ली थी कि उसने अपने साथ एसीपी को भी फंसा दिया था। यह कोई छोटी बात नहीं है कि किसी भी बेकसूर को बलात्कार के केस में फंसाया जाए। एसीपी, मुझे लगता है तुमने न जाने कितने कांड किए हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारे सारे काले कारनामों का चिट्ठा फिर से खोल सकूं। डीआईजी उसके आगे पीछे घूम रहा था और उसका चेहरा कठोर था। तो मैं तुमसे फिर पूछता हूं, क्या यह सब राघव की प्लानिंग थी? क्या उसी ने विपिन को इस केस में फंसाने की प्लानिंग की थी? हाँ, यह सब राघव की प्लानिंग थी। उसने मुझे 50 लाख रुपए का लालच देकर विपिन को लंबे समय के लिए अंदर डालने को कहा था। मेरे पास सबूत भी है। मैंने उसकी अपने साथ सारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली थी। एसीपी लोकेश ने जवाब दिया। यह राघव बहुत समय से मेरे गले का एक कांटा बना हुआ था। उसके बहुत सारे अवैध काम हैं और उसके लिए कई गैंगस्टर भी काम करते हैं। इस बार उसे कानून के फंदे से कोई नहीं बचा सकता, डीआईजी मिथिलेश ने दृढ़ता से कहा। बात करते हुए उसने सभी पुलिस वालों पर अपनी नजर दौड़ाई। एक अधेड़ उम्र का पुलिस अधिकारी सामने आया। चिंता मत करिए डीआईजी साहब, मैं राघव बत्रा को पकड़ने के लिए एक टीम लेकर जाऊंगा। हाँ, तुम्हें इस खतरे को जड़ से खत्म कर देना चाहिए, डीआईजी मिथिलेश ने कहा। हाँ साहब, अधेड़ उम्र के पुलिस अधिकारी ने सलामी दी। फिर वहां के अधिकांश पुलिस वालों के साथ जल्दबाजी में चला गया। मुझे बहुत खेद है कि आपके साथ ऐसा हुआ ग्रेट डॉक्टर विपिन। चिंता मत करो, मैं इस मामले को बारीकी से देखूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि यह आपकी संतुष्टि के अनुसार सुलझा लिया जाए। डीआईजी विपिन की ओर बढ़े और कहा, आपकी मदद के लिए शुक्रिया डीआईजी सर। इसके अलावा प्लीज मुझे ग्रेट डॉक्टर न कहें, बस विपिन ठीक है, विपिन ने कहा। डीआईजी मिथिलेश मुस्कुराया। ठीक है, अब से मैं तुम्हें विपिन कहकर ही बुलाऊंगा। विपिन, क्या तुम ठीक हो? और ये खून? चिंता मत करो, ये मेरा खून नहीं है। वो इतना ताकतवर भी नहीं है कि मुझ पर उंगली उठा सके, विपिन ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने यह कहा, उसने कमिश्नर को डेविल स्माइल के साथ देखा। कमिश्नर पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दे रही थी। उसके लिए पहले के दृश्य को केवल एक बुरे सपने के रूप में वर्णित किया जा सकता था। उसे यह लड़का मजबूत नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी ताकत जबरदस्त थी और उसकी मार्शल आर्ट की तकनीक अविश्वसनीय थी। उसने केवल कुछ चालों से ही उसे जमीन पर गिरा दिया था। चलो अच्छा है, डीआईजी मिथिलेश ने राहत की सांस ली। उसने विपिन की बाईं कलाई पर अभी भी हथकड़ी देखी और एक पुलिस वाले को इशारा किया। जल्दी से इसे आकर निकालो। डीआईजी मिथिलेश के आदेश पर उस पुलिस वाले ने तुरंत विपिन की हथकड़ी खोल दी। विपिन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मार्शल आर्ट में भी निपुण हो, डीआईजी ने कहा। विपिन विनम्रता से मुस्कुराया। विपिन, क्या तुम जानते हो, मेरा रौनक पिछले कुछ दिनों से तेजी से ठीक हो रहा है। यहां तक कि सीनियर डॉक्टर ओम ने भी कहा कि यह कोई चमत्कार है। मुझे तुम्हें एक बार फिर से शुक्रिया बोलना होगा। क्या आज रात तुम फ्री हो? क्या आज का डिनर हम साथ में कर सकते हैं? ठीक है, विपिन ने सहमति दे दी। फिर यह तय रहा, तेज और प्रभास, तुम दोनों भी साथ में आ रहे हो। हम रॉयल हॉरिजन होटल में डिनर करेंगे। रॉयल हॉरिजन होटल? ठीक है, फिर डिनर पार्टी मेरी तरफ से होगी, प्रभास ने कहा। अरे कोई जरूरत नहीं है, विपिन के लिए मेरी तरफ से यह एक छोटी सी डिनर पार्टी है। इसी बहाने मेरे प्रमोशन की ट्रीट भी हो जाएगी। डीआईजी मिथिलेश ने प्रभास से पैसे देने के लिए मना कर दिया। चलो अब यहां से चलते हैं। डीआईजी मिथिलेश विपिन के साथ इंटरोगेशन रूम से बाहर निकले और पीछे पीछे प्रभास और बाकी सब थे। विपिन जब इंटरोगेशन रूम से बाहर निकला तो उसने राहत की एक सांस ली। इस घटना के बाद वह डीआईजी मिथिलेश के प्रति और भी अधिक ऋणी महसूस करने लगा था। अगर आज वह नहीं होता तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता और लंबे समय तक जेल में बंद भी रह सकता था। डीआईजी मिथिलेश के साथ कुछ और बातचीत करने के बाद विपिन ने पुलिस स्टेशन से अपना सामान और अपनी 3 व्हीलर बाइक बरामद की। पुलिस स्टेशन के सामने के एंट्री गेट पर प्रभास ने उससे कहा, विपिन, तुम्हारा विला शिफ्ट होने के लिए तैयार है। चलो आज चलते हैं। घर बदलना एक शुभ कार्य है, यह दुर्भाग्य को दूर करता है। अच्छा विचार है, चलो आज चलते हैं। सोहम और बाकी लोग भी सहमत हो गए। तो ठीक है, चलो चलते हैं। विपिन ने इसके बारे में सोचने के बाद सहमति दे दी। वैसे भी उसे कुछ दिन बाद वहां शिफ्ट होना ही था। अब जब सभी चाहते थे कि उसे आज शिफ्ट होना चाहिए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे अपने पुराने घर से बहुत सी चीजें लानी थी। चलो चलते हैं, आज हम विपिन की घर शिफ्ट करने में मदद करेंगे। प्रभास विपिन से भी ज्यादा खुश था। विपिन फिर अपनी 3 व्हीलर बाइक पर बैठ नगीना गांव की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे लग्जरी कारों का एक काफिला था। विपिन के गांव लौटने पर एक और हंगामा हुआ। विपिन वापस आ गया है, उस दृश्य को देखो, लग्जरी कारों का एक पूरा काफिला उसके पीछे चल रहा है। हे ऊपर वाले, विपिन निश्चित रूप से भाग्यशाली है।
नगीना गांव के सभी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले और कारों के इस काफिले की ओर इशारा किया और टिप्पणी की। उनके चेहरे पूरी तरह से प्रशंसा प्रदर्शित कर रहे थे। विपिन ने अपने घर के सामने वाले गेट पर अपनी बाइक रोक दी, फिर सभी से घोषणा की, मेरे साथी गांव वालों, मैं आज नगीना गांव से दूर जा रहा हूं। मेरी जड़ें इसी गांव से जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैं अक्सर यहां आता जाता रहूंगा। सबने जय जयकार की। विपिन घर बदल रहा है, ये अच्छी खबर है। अरे देखा तुमने, विपिन ने क्या कहा, वो अपने गांव को कभी नहीं भूलने वाला। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे। विपिन ने अपने पूरे घर का चक्कर लगाया और जितनी भी काम की चीजें थीं उन्हें उसने मिस्टर मोहन और बाकी सबकी कारों में रख दिया। इसके बाद सभी गांव वाले विपिन को अलविदा कहने आए और सड़क पर जाता हुआ वह दुर्लभ काफिला उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया। शाम हो चुकी थी जब विपिन विला पहुंचा। उसने अपने नए घर के चारों ओर कई बार चक्कर लगाया। विला बहुत बड़ा था और सजावट बेहद शानदार थी। विला के बाहर एक गार्डन और एक स्विमिंग पूल था। विपिन ने जीवन भर एक छोटे से घर में रहकर बिताया था और उसे ऐसी जगह रहने की आदत नहीं थी। वह लिविंग रूम के बीच में खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। उसका दिल भावनाओं के मिश्रण से जोर जोर से धड़क रहा था। जल्द ही उसे डीआईजी मिथिलेश का फोन आया। विपिन, एक बुरी खबर है, राघव बत्रा फरार हो गया है। विपिन की भौहें सिकुड़ गईं। राघव बत्रा एक गैंगस्टर था और अपनी क्रूरता के लिए कुख्यात था। यदि वह भाग गया था तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वह अंततः अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आएगा। विपिन उससे डरता नहीं था, लेकिन वह मिस अहाना की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। मैंने पहले ही पूरे शहर में उसका पीछा करने के लिए एक टीम लगा दी है और हम जल्द से जल्द उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा होने से पहले मुझे आशा है कि तुम अलर्ट रहोगे। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस वालों को भेज देता हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। राघव की इतनी हिम्मत भी नहीं कि मुझे कुछ कर सके, लेकिन किसी और को सुरक्षा की जरूरत है। उसी की वजह से राघव मुझसे इतनी नफरत करता है। ओह, मिस अहाना है ना? मुझे पता है। ठीक है, फिर मैं उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम करता हूं। क्यों ना हम अहाना को भी आज रात डिनर पर इनवाइट करें। विपिन भी इस बात पर सहमत हो गया। कुछ और बात करने के बाद उसने कॉल कट कर दी। उसने थोड़ा सोचा, फिर अहाना का नंबर डायल किया और उसे सब कुछ बताया जो आज हुआ। क्या? आज इतना कुछ हुआ और तुम मुझे अब बता रहे हो? अहाना ने शिकायत करते हुए कहा। मैं नहीं चाहता था कि आप परेशान हो। अब आप कहाँ हैं? मैं प्रभास भाई के साथ आज रात आपको लेने और डीआईजी मिथिलेश के साथ रात का डिनर करने के लिए जाने वाला हूं। मैं अभी भी क्लॉथ फैक्ट्री में हूं। आप बस वहीं रुको, मैं जल्द आता हूं। विपिन ने कॉल कट कर दी और प्रभास के साथ अहाना को लेने के लिए विला से निकल गया। इसके बाद वे रॉयल हॉरिजन होटल गए। वहां पर वे डीआईजी मिथिलेश और उनकी पत्नी से मिले। हे विपिन, तुम लोग आ गए। डीआईजी मिथिलेश ने उत्सुकता से विपिन से हाथ मिलाया। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में मैंने सुना। विपिन, तुम ठीक तो हो? कल्पना ने उसे बड़े प्यार से देखा। मैं ठीक हूं। यह सब डीआईजी सर की बदौलत है कि मैं सुरक्षित हूं। विपिन मुस्कुराया। हम अभी भी यहां क्यों खड़े हैं? चलो ऊपर चलते हैं। डीआईजी ने प्रभास और बाकी लोगों से हाथ मिलाने के बाद कहा। वे सभी ऊपर एक प्राइवेट रूम में चले गए। डिनर में सभी ने भरपेट खाया पिया। माहौल खुशनुमा और उत्सवपूर्ण था। इस बीच अहाना ने कल्पना को ब्यूटी क्रीम देते हुए उसके बारे में बताया। अहाना, क्या तुम कह रही हो कि यह ब्यूटी क्रीम इतनी चमत्कारी है? कल्पना ने ब्यूटी क्रीम का छोटा डिब्बा देखा। एग्जैक्टली, यह विपिन द्वारा हैंडमेड बनाई गई है, अहाना ने समझाया। यह स्किन को व्हाइट और मॉइस्चराइज कर सकती है और इसका असर अद्भुत है। कल्पना के दिमाग से सारा संदेह मिट गया जब उसे पता चला कि यह विपिन द्वारा हाथ से बनाई गई थी। अगर विपिन ने इसे खुद बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने प्यार से ब्यूटी क्रीम का डिब्बा अपनी हथेली में रखा। फिर जैसे कि उसे अभी कुछ याद आया हो, उसने विपिन से कहा, हे विपिन, तुम्हारी यह ब्यूटी क्रीम मार्केट में धमाका कर देगी। क्या तुमने कभी इसकी फैक्ट्री स्थापित करने के बारे में सोचा है? जब उसने सवाल किया तो सभी चुप हो गए। सोहम मुस्कुराया। सिस्टर कल्पना, विपिन के पास इतनी ही नहीं है। वह अपनी खुद की वजन घटाने वाली औषधि, कामोद्दीपक औषधि, बाल विकास औषधि और सभी प्रकार के अन्य सामान भी बनाता है। ये सभी चमत्कारी हैं। ओह, क्या वे सभी इतने अद्भुत हैं? डीआईजी मिथिलेश ने हैरानी जताई। बिल्कुल। आइए वजन घटाने वाली औषधि के बारे में बात करते हैं। उसकी सिर्फ एक बोतल पीने से आप एक दिन में इसका प्रभाव देख सकते हैं। एक दिन में आपका 10 किलोग्राम से अधिक वजन कम हो सकता है। हमारे शरीर को देखो, हम कितने पतले हो गए हैं। याद है हम पहले कैसे भालू की तरह मोटे थे? प्रभास ने बताया।
और कामोद्दीपक औषधि भी, वो तो सुपर प्रभावी है, मोहन ने उत्सुकता से जोड़ा। डीआईजी मिथिलेश रोमांचित हो गए। क्या सच में ऐसा है? फिर तो यह एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हम इसे बड़े स्तर पर बिजनेस कर सकते हैं, जो पूरे नूह नहीं पूरे हरियाणा राज्य में टहलका मचा देगा। डीआईजी का चेहरा चमक रहा था, जैसे वह जिले में लाए जाने वाले उज्जवल भविष्य को देख सकते थे। बड़ी कंपनी के बनने से लोगों को अधिक रोजगार का अवसर मिलेगा। विपिन, क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? अगर तुम ऐसा करने का फैसला करते हो तो मेरा पूरा समर्थन रहेगा। कागजी कार्रवाई में कोई समस्या नहीं होगी, डीआईजी ने पूछा। डिनर टेबल के चारों ओर बैठे सभी लोग विपिन की ओर उम्मीद से देखने लगे। विपिन चिंतनशील लग रहा था। उसने पहले भी बिजनेस करने के बारे में सोचा था, लेकिन बड़े पैमाने पर औषधि बनाने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों की आपूर्ति और औषधि के उत्पादन में समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कच्चे माल की आपूर्ति बड़े पैमाने पर उत्पादन की मांगों को पूरा नहीं कर सकती थी। दूसरी समस्या यह थी कि हर जड़ी बूटी को संसाधित करने से पहले ऊर्जा डालने की आवश्यकता थी, ताकि उसकी शक्ति पूरी तरह से बढ़ सके। विपिन के अलावा कोई और यह नहीं कर सकता था। यदि इस चरण को छोड़ दिया जाता तो उत्पादित औषधि के प्रभाव उतने अद्भुत नहीं होते। हाल ही में उसने ताबीज बनाने की कला में प्रवेश किया था और अब उसकी शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थीं, इसलिए उसके पास उत्पादन की समस्या का समाधान हो सकता था। फिर भी जड़ी बूटियों की आपूर्ति की समस्या बनी हुई थी। इस समस्या को हल करने का सबसे सीधा तरीका था जमीन का एक टुकड़ा खरीदना और अपनी खुद की औषधीय जड़ी बूटियां लगाना। विपिन ने इस मुद्दे पर विचार किया और जवाब दिया, डीआईजी सर, बड़े पैमाने पर औषधि के उत्पादन में अभी भी कुछ समस्याएं हैं। औषधीय जड़ी बूटियों की आपूर्ति सबसे बड़ी है, लेकिन मैं खुद जड़ी बूटियों को लगाकर इसका समाधान करने के बारे में सोच रहा था। लेकिन हमें औषधीय जड़ी बूटियों के वृक्षारोपण के लिए एक जमीन की आवश्यकता होगी। वृक्षारोपण? ठीक है, जब तुम कोई जमीन देख लोगे तो मुझे बताना, बाकी सभी चीजें मैं संभाल लूंगा, डीआईजी मिथिलेश ने कहा। प्रभास और बाकी लोग थोड़ा उलझन में दिख रहे थे, क्योंकि जब उन्होंने विपिन से इस बारे में बात की थी तो उसने मना कर दिया था, लेकिन इस बार उसने वृक्षारोपण की बात की। किसी भी स्थिति में उनके लिए यह एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। विपिन, क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि जड़ी बूटियों के वृक्षारोपण के लिए गार्डन कहां लगाना है? प्रभास ने पूछा। नहीं, गार्डन के लिए एक सही स्थान ढूंढना बहुत जरूरी है। जब मुझे सही जगह मिल जाएगी तो मैं आप सभी को बता दूंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझके बस मुझे कॉल कर देना, प्रभास ने कहा। डिनर कुछ घंटों तक चला। डीआईजी मिथिलेश और अन्य लोगों को अलविदा कहने के बाद विपिन अहाना के साथ पार्किंग की ओर चला गया। विपिन, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रह सकती हूँ? अहाना ने अचानक पूछा। अहाना की बात सुनकर विपिन हैरान रह गया। उसे याद आया कि राघव फरार हो गया था और अहाना के लिए अकेले घर पर रहना सुरक्षित नहीं था। ठीक है, विपिन ने आखिरकार स्वीकार कर लिया। अहाना ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना चेहरा ढका। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा नया घर भी देख सकती हूँ। ओह, लेकिन मुझे पहले अपने घर से कुछ चीजें पैक करनी है। विपिन अपनी बाइक पर बैठकर अहाना के साथ डीएलएफ लेजर पार्क पहुंच गया। जल्द ही विपिन को एहसास हुआ कुछ चीजों से उसका क्या मतलब था। कुछ देर बाद उसने देखा कि अहाना अपने साथ कपड़ों के कुछ बड़े बैग्स लाई थी। ये देखकर उसका जबड़ा लटक गया। ऐसा लग रहा था जैसे अहाना अपना घर ही बदल रही हो। मिस अहाना, आप? विपिन ने चकित होकर कहा। मैं क्या? मुझे ये सब चाहिए। मैं सिर्फ एक दिन के लिए नहीं जा रही हूं। जब तक राघव नहीं पकड़ा जाता मैं तुम्हारे घर पर ही सुरक्षित रह सकती हूं। अहाना मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था। विपिन दंग रह गया। उसका दिल धड़कने लगा। क्या इसका मतलब है कि मैं अगले कुछ दिनों तक अहाना के साथ रहूंगा? उसकी नजरें अहाना के कामुक शरीर और पतले पैरों पर ठहरी हुई थीं। वह अपने भीतर गर्माहट महसूस कर सकता था। ब्लू बेल फुटहिल। विपिन विला के एक कमरे में फर्श पर पैर मोड़कर बैठा था। उसके चारों ओर औषधीय जड़ी बूटियों का ढेर पड़ा था। उसने जड़ी बूटियों का एक डंठल उठाया और उसे अपनी हथेली में रखा। उसकी हथेली जल्द ही सूरज की रोशनी की तरह गर्म पीली चमक से ढक गई। 1 या 2 मिनट तक जड़ी बूटी को अपनी हथेली में रखने के बाद उसने उन जड़ी बूटियों को कुछ अन्य जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर एक कटोरे में रखा और उन्हें मूसल से कूटने लगा। जल्द ही कटोरे में औषधीय तरल दिखने लगा। उसने उस तरल को एक बोतल में डाला और उसे चाय के साथ पतला कर दिया। परिणाम एक कामोद्दीपक औषधि था। उसने बोतल को उसकी पैकेजिंग में रखा और एक तरफ रख दिया। थोड़ा आराम करने के बाद उसने अगली बोतल बनाने के लिए वही प्रोसेस दोबारा शुरू कर दिया। गड़ गड़ गड़गड़ाहट। वह खिड़की के बाहर से गड़गड़ाहट सुन सकता था।
रात के आसमान में बिजली चमक रही थी, जिससे आसपास के वातावरण में हल्की रोशनी हो रही थी। विपिन ने अपना सिर उठाया और देखा कि बाहर आंधी चल रही थी। तभी कमरे के बाहर से शांत पैरों की आवाज सुनी। दरवाजा खुला और अहाना ने कदम रखा। उसने लेसी नाइटवियर पहना हुआ था, जो उसके उभरे हुए वक्रों को उजागर कर रहा था। उसके काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। विपिन ने जब उसे देखा तो उसकी आंखें संकुचित हो गईं। मिस अहाना, आप? विपिन थोड़ा घबरा गया था। मुझे डर लग रहा है। क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में सो सकती हूं? उसकी आवाज थोड़ी अजीब लग रही थी। विपिन ने देखा कि उसका चेहरा सामान्य से अधिक पीला था और वह असामान्य रूप से नाजुक लग रही थी। ओह, उसने जवाब दिया। उसके दिल में वह आमतौर पर मजबूत और निर्णायक अहाना के इस कमजोर पक्ष को देखना नहीं चाह रहा था। उसने उसके शरीर पर नजर डाली और उसकी गर्मी और भी बढ़ गई। अहाना ने दरवाजा बंद कर दिया और बेड के पास आकर बिस्तर पर बैठ गई। जब उसने पूरे फर्श पर औषधीय जड़ी बूटियों को बिखरा देखा तो उसने विपिन से पूछा, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं, मैं कुछ और बोतलें बनाने के बाद सो जाऊंगा, विपिन ने सिर झुकाकर जवाब दिया। अहाना ने देखा कि विपिन अजीब बर्ताव कर रहा था तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, विपिन, अब ये मत कहना कि तुम भी डरते हो। डरता हूं, मुझे किस बात का डर होना चाहिए? विपिन ने झिझकते हुए पूछा। वह उसकी ओर मुड़ा और उसका आकर्षक चेहरा देखा। विपिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने जल्दी से अपनी आंखें हटा ली। तुमने तो कहा कि तुम डरते नहीं हो। अहाना हंस पड़ी। उसने देखा कि विपिन बौखलाते हुए और भी प्यारा लग रहा था। बेड पर आओ विपिन, तुम बाकी का काम कल जारी रख सकते हो, उसने विपिन के कान के पास आकर फुसफुसाया। विपिन पूरी तरह से विचलित था। अब उसका ध्यान औषधि बनाने में नहीं लग रहा था। उसने जगह को थोड़ा साफ किया और फिर कहा, आप बेड पर सो जाओ, मैं जमीन पर सो जाऊंगा। नहीं, तुम वहां नहीं सो सकते। एक काम करो, तुम यहां सो जाओ। अहाना ने अपनी उंगली से बिस्तर के बीच में एक काल्पनिक रेखा खींची। बेड किंग साइज था, इसलिए वे दोनों आसानी से अलग अलग हिस्से में सो सकते थे। विपिन कुछ देर के लिए हिचकिचाया और फिर मान गया। उसने लाइट्स ऑफ की और बेड पर एक साइड लेट गया। गड़गड़ गड़गड़ाहट, बाहर बिजली गड़गड़ाने की आवाजें तेज हो गईं। विपिन ने अपना सिर घुमाया और अहाना को देखा। उसका चेहरा अभी भी पीला था। वह डरी हुई और कांप रही थी। डरो मत मिस अहाना, मैं यहीं हूं, विपिन ने फुसफुसाया। उसने जवाब दिया। अचानक उसने अपने शरीर को विपिन की ओर मोड़ा, कंबल के नीचे, और विपिन उसकी स्किन की ठंडक को महसूस कर सकता था क्योंकि उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। अंधेरे में उनकी आंखें मिलीं और उसके हाथ विपिन के हाथों पर कसते ही जा रहे थे। उसकी आंखों में कुछ जल रहा था। अचानक उसने अपने शरीर को फिर से पलटा और विपिन से चिपक गई। उसकी कोमल बाहें विपिन के चारों ओर लिपटी और उसे कसकर गले लगा लिया। विपिन का शरीर कठोर हो गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह नहीं जानता था कि क्या करना है। हिलो मत, आराम से सो जाओ, उसने आंखें बंद करते हुए फुसफुसाया। वह देख सकता था कि उसका छोटा सा चेहरा भी गुस्से में लाल हो रहा था और उसका पूरा शरीर तंग था। विपिन ने उस आकर्षक चेहरे को देखा जो उससे केवल 1 इंच दूर था। उसका दिल कांप रहा था। वह लगभग 18 साल का था, अति सक्रिय हार्मोन की आयु में। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में नैतिकता का युद्ध छिड़ गया। लंबे समय तक संघर्ष करने के बाद उसने आखिरकार उस बेतुके विचार को सामने लाने में कामयाब रहा। उसने सोचा कि यह अभी समय नहीं है और भविष्य में और भी मौके मिलेंगे। वह धीरे धीरे शांत हो गया और जल्द ही उसकी बाहों में सो गया। अगली सुबह जब अहाना की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका शरीर लगभग विपिन के ऊपर था। उसके उभरे हुए वक्र विपिन की चेस्ट से चिपके हुए थे। तुरंत उसका चेहरा लाल हो गया। विपिन की ओर देखते हुए उसकी लाल फीनिक्स आंखें चमकने लगीं। फिर उसने जल्दी से बिस्तर से बाहर निकली और भाग गई, जैसे किसी चीज से भाग रही हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद वह वापस अपनी क्लॉथ फैक्ट्री चली गई। इस बीच विपिन ने आध्यात्मिक तरल की एक बोतल पी। उसे अवशोषित करने के बाद उसने कपड़े बदले और अपनी छोटी 3 व्हीलर बाइक पर सवार होकर विला से बाहर निकल गया। आज के लिए उसने सोचा था कि वह औषधीय जड़ी बूटियों का गार्डन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान देखने के लिए नूह जिले के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। ऊर्जा का प्रबल प्रवाह वाला स्थान आदर्श स्थान होगा। ऐसे स्थान पहाड़ों की गहराई में पाए जा सकते हैं। नगीना गांव शहर के बहुत पास था और ऊर्जा की प्रवाह वहां स्थित पहाड़ों में कमजोर थी। वह एक अच्छी जगह नहीं थी। इसके बाद वह ब्लूबेल फुटहिल से अपनी बाइक पर बैठकर निकल गया।
सड़क के एक तरफ पर्वत श्रृंखला थी। विपिन बीच बीच में दूर से पहाड़ों का निरीक्षण करने के लिए रुकता और कभी कभी सड़क से नीचे उतरकर पहाड़ों के करीब जाकर निरीक्षण करता। ऐसा करते करते कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। दोपहर के समय जब विपिन सड़क पर आगे बढ़ रहा था, उसने एक साइन बोर्ड देखा जिस पर लिखा था पापड़ा गांव। विपिन इस गांव का नाम देखकर हैरान रह गया। वह पापड़ा गांव से परिचित था क्योंकि उसकी मां इसी गांव से थी। वह हर साल कुछ बार अपने नाना नानी से मिलने के लिए यहां आता था। अब मैं यहां हूं तो मुझे नाना नानी से मिलने जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वे अभी भी स्वस्थ होंगे। ये सोचकर विपिन ने अपनी बाइक को पापड़ा गांव की ओर मोड़ दिया। पापड़ा गांव एक बड़े पहाड़ के बीच में स्थित था। वहां पहुंचने के लिए कुछ पहाड़ों को पार करना पड़ता था। सड़कें ऊबड़ खाबड़ और जर्जर थीं, जिससे वहां तक पहुंचना कठिन था। इस वजह से पापड़ा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। एक लंबी ऊबड़ खाबड़ सड़क के बाद विपिन अंततः पहाड़ी मिट्टी की सड़कों को पार करते हुए एक सपाट सड़क पर पहुंच गया। कुछ ही देर में एक गांव नजर आया। यह पापड़ा गांव था। विपिन की 3 व्हीलर बाइक गांव की कीचड़ भरी सड़कों को पार करते हुए आराम से चल रही थी। हरे भरे पहाड़ों और साफ पानी के शांत दृश्य ने उसका स्वागत किया। दूर पहाड़ के किनारे छोटे छोटे हॉवेल थे। हॉवेल लकड़ी द्वारा बनाई गई एक झोपड़ी जो चारों ओर से बंद होती है। उनकी मिट्टी से बनी चिमनियों से धुआं निकल रहा था। एक नदी पर बने पुल को पार करने के बाद वह पापड़ा गांव पहुंच गया था। नदी के बगल में कुछ महिलाएं कपड़े धो रही थीं। उन्होंने विपिन को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे उसकी जांच कर रही हों। पापड़ा गांव एक छोटी सी बस्ती थी और वहां बहुत कम लोग रहते थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था, इसलिए जब भी कोई अजनबी आता वे उसे उत्सुकता से देखते थे। अरे ये किसका बच्चा है? महिलाओं का समूह आपस में बात कर रहा था। अचानक एक महिला खड़ी हुई और आश्चर्य में चिल्लाई, ओह, क्या तुम विपिन हो? विपिन, क्या वो कामिनी का बेटा है? विपिन की मां का नाम कामिनी था। विपिन रुका और मुड़कर देखने लगा। मामी, उसने उस महिला का अभिवादन किया। वह उसके मामा की पत्नी लक्ष्मी थी। ओह, तुम सच में विपिन हो? मैंने तुम्हें बस कुछ महीनों से नहीं देखा और तुम इतना बदल गए कि मैं लगभग तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। ये तो सच में कामिनी का बेटा है। वो पहले से काफी लंबा हो गया है। ओह, ये बच्चा एक कठिन जीवन जी रहा होगा। मैंने सुना है कि वो अब एक, अरे उसे क्या कहते हैं, हाँ, डिलीवरी बॉय है। बेचारा। महिलाएं कपड़े धोते समय आपस में बातें कर रही थीं। लक्ष्मी ने साफ धुले हुए कपड़ों को एक टोकरी में रखा, फिर नदी के किनारे से ऊपर आ गई। विपिन, तुम सही वक्त पर आए हो। आओ चलकर खाना खाते हैं, उसने बड़े प्यार से कहा। लक्ष्मी एक अच्छी और मिलनसार औरत थी। उसने हमेशा ही विपिन के साथ अच्छा व्यवहार किया था। जब भी वह आता था तो लक्ष्मी हमेशा उसे खाने के लिए आमंत्रित करती थी। विपिन ने लक्ष्मी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और कहा, ठीक है मामी, लेकिन मैं पहले नाना नानी से मिलकर आता हूं। क्या वे अभी भी स्वस्थ हैं? ठीक तो हैं, लेकिन स्वस्थ भी नहीं कह सकते। तुम्हें तो पता है, उनकी उम्र हो चुकी है। इस बुढ़ापे की उम्र में छोटी मोटी समस्याएं तो होती ही रहती हैं, लक्ष्मी ने जवाब दिया। विपिन ने इशारा करते हुए कहा, आओ मामी, मैं आपको ले चलता हूं। लक्ष्मी खुश हो गई। तुम कितने अच्छे बच्चे हो। ठीक है, वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? बुरा नहीं, विपिन ने सिर हिलाया। चलो, सुनकर अच्छा लगा। इसके बाद उसने लक्ष्मी को घर छोड़ दिया और अपने मामा से मिलने के बाद वह अपने नाना नानी के घर की ओर बढ़ गया। आखिर क्या होगा? विपिन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर।